नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नकाल में आज हम बात करेंगे ईरान की। जी हां, यहां एक बार फिर से खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। तेहरान और मशहद में छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। तेहरान में छात्रों ने खामेनेई की मौत के नारे लगाए हैं। खामेनेई को हत्यारा बताया जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यानी ईरान में एक बार फिर सड़कों पर उबाल है। सैकड़ों छात्र सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ खुलकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी सख्त संदेशों ने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। ईरान में बगावत की आग सुलग रही है। छात्र सड़कों पर हैं। खामेनेई के खिलाफ खुली चुनौती देखी जा रही है। और सवाल ये कि क्या अब अमेरिका हमला करेगा? क्या अमेरिका के लिए ये मुफीद वक्त होगा? ईरान में सत्ता के खिलाफ एक बार फिर से सुलगती चिंगारी अब खुली आग बनती हुई नजर आ रही है। देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वायरल वीडियो बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारी अब खुलकर सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इस बार हालात और ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर चुके हैं और चेतावनी दे चुके हैं कि मदद रास्ते में है। तो क्या ईरान अमेरिका टकराव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या ईरान में फिर से जो हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, ये अमेरिका को हमले का बहाना देंगे? क्या महायुद्ध छिड़ जाएगा? अमेरिका के हमले पर खामेनेई कैसे बाजी पलटेंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी प्रदर्शन को रोकने के लिए खामेनेई ने पूरी कोशिश की थी और कुछ हद तक गृहयुद्ध जैसे हालातों को कंट्रोल में भी कर लिया था। दरअसल ईरान की आर्थिक स्थिति बेहद बदहाल है। $1 15 लाख रियाल का हो गया है। महंगाई की दर 50% से ज्यादा हो गई है। कई शहरों में पानी की भारी किल्लत है। पानी ना होने के चलते बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई है। प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। मजहबी सख्ती से भी लोग परेशान हैं। यही वजह है कि ये छात्र सड़कों पर उतरे हैं। इधर ईरान और अमेरिका के बीच भी लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। महाजंग के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 50 आधुनिक फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोतों को तैनात कर दिया है अमेरिका ने। और इसके अलावा कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात हो गए हैं। यानी युद्ध की तैयारी, सैन्य ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका की ओर से की गई है। ट्रंप ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को हालात की जानकारी दे दी है। ईरान को लेकर ट्रंप के सामने कई विकल्प भी रखे गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका ईरान विवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है? दरअसल ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इस मुख्य विवाद की जड़ है। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सी ग्रुप्स भी ईरान पर प्रतिबंध और आर्थिक दबाव बनाते हैं। 2025 का 12 दिन का वो युद्ध आपको याद होगा। और अभी जो प्रोटेस्ट यहां पर चल रहे हैं उसकी वजह से भी ट्रंप को बढ़त मिल रही है, मजबूती मिल रही है और एक बहाना भी मिल रहा है कि वो ईरान पर हमला कर सकता है। तो सवाल यही कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध होगा? हालांकि ईरान की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा, ईरान झुकेगा नहीं, 3000 से ज्यादा मिसाइलों से हमला करेगा। यूरोप के कुछ हिस्सों में भी हमले संभव हैं। जंग से पहले ईरान ने भी अपने सभी नेताओं को छिपा दिया है। टारगेट पर सभी अमेरिकी बेस हैं, जिससे जंग बड़ी हो सकती है। तो ईरान में जिस वक्त हालात बने हुए इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। निपुण आलम बयान जी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। आपका स्वागत है। मनन द्विवेदी जी, विदेश मामलों की जानकार, आपका भी स्वागत। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी स्वागत है। और रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत संजीत जी आप ही से। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बना हुआ है वो तो चल ही रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। लेकिन एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन ईरान में देखे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि विद्रोह की आग फिर से भड़क उठी है। खामेनेई के लिए कितनी बड़ी ये मुश्किल है, कैसा चैलेंज आप देख रहे हैं? वंदना जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल पे बुला पे एक अहम मुद्दा जो सब दुनिया को इस टाइम सबके जहन में घूम रहा है वो ये है कि ईरान में क्या होगा। ईरान के अपने अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, उधर से अमेरिका के बेड़ा जो है चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं। किसी भी समय हमला हो सकता है। तो ये अयतुल्लाह खमैनी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से तैयार है। उनकी प्लानिंग उन्होंने कर ली है। उन्होंने अपने सक्सेसर्स को भी
नियुक्त कर दिया गया है। उनको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अली लदीजानी जो उनके खास है, उनकी इनर कोटरी में है, उनको सिक्योरिटी, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक अफेयर्स का जो है इंचार्ज बना दिया गया है। बाकी लोगों को भी जो है सक्सेसर नियुक्त कर दिया गया है। तो क्योंकि अयतुल्लाह खमेनी को पता है कि जो मेन टारगेट होगा जब भी हमला होता है वो उनके ऊपर होगा, चाहे उनको पकड़ लिया जाए या उनको मार दिया जाए या मजबूरी में उनको देश छोड़ना पड़े। तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी तैयारी करी हुई है। और जहां तक उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, वो पूरे के पूरे उन्होंने अपनी मिसाइल्स वगैरह, अपने ड्रोन जो है इराक के बॉर्डर के ऊपर और ईरान के सदर्न साइड में उन्होंने पूरा डिप्लॉय कर दिया है, ताकि जो जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिकन मिडिल ईस्ट में, वो उनकी रेंज में रहे और वो उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर सके। और जहां तक प्रोटेस्टर्स का सवाल है, ये 40 दिन की जो मॉर्निंग हुई थी, वो जो है सैटरडे को उसको जो है मनाया गया और इस चक्कर में जो है सारे स्टूडेंट जो इकट्ठे हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, वो हमने देखा है, चाहे वो इंडोनेशिया में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो और हाल ही में जब नेपाल में हो, तो जब स्टूडेंट सड़कों पे उतर आते हैं तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक तो जो है वो जवान लोग होते हैं, उनके अंदर रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा अगर उनके ऊपर कोई जो अत्याचार या जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर मार कुटाई होती है, तो उसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके जो माँ बाप है या और जो रिश्तेदार, वो भी उसमें जो है मैदान में कूद जाते हैं, तो वो प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो निपुण जी, आपको कैसा लग रहा है ईरान में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, किस तरफ जाता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है और अमेरिका को क्या बहाना मिल जाएगा हमला करने का? निपुण जी। नहीं, देखिए, अभी मैं तो ये कहूंगा, देखिए अमेरिका अटैक, हम जैसे बात करते आए हैं वंदना जी लगातार, कि अमेरिका कभी भी, अभी मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड ही जाएगा और हमको फुटप्रिंट देखने को मिलेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अमेरिका के लिए यही सिचुएशन सबसे बेटर है कि वहां पर इंटरनल क्या हो, डिस्टर्बेंस हो, और अमेरिका उसके आधार पर वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करे या स्ट्राइक्स वगैरह करे, ताकि क्या हो कि ईरान में कम खर्चे में बहुत एक्सपेंसिव ना करने पड़े। और देखिए, अगर अमेरिका ग्राउंड ही जाता है तो इश्यू ये भी है कि ईरान देखिए पुरानी सिविलाइजेशन है और वहां पर हो सकता है कि नेशनलिज्म की जो भावना है वो और उग्र हो जाए और बड़ी मात्रा में जो सिविलियंस हैं वो क्या हो जाए, सरकार के साथ खड़े हो जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस तरह का मिस्टेक करेगा कि जो रशिया यूक्रेन की तरह जैसे उलझा, या फिर हम देखें अमेरिका चाहे वो अफगानिस्तान में उलझा था या इराक में उलझा था, उस तरह की उलझने का प्रयास अमेरिका नहीं करेगा। ये थोड़ा सा क्या करेगा, अमेरिका मुझे लगता है वेट करेगा अभी इस प्रकार के प्रोटेस्ट कितनी उग्रता से और कितने हाई लेवल के होते हैं, उसके पश्चात ही क्या होगा, ये सब चीजों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी उस तरह की स्थिति नहीं कि अमेरिका अटैक ग्राउंड में करेगा या फुल अटैक करेगा, स्ट्राइक्स या फिर और ज्यादा दबाव क्रिएट करने का प्रयास करेगा। जी मनन द्विवेदी जी, आपको क्या लग रहा है कि खामनेई इस सिचुएशन में क्या करने वाले? या मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये प्रोटेस्ट का जो कल्चर है, जैसा पहले भी बताया गया, बड़ा ही खतरनाक है। पर नेपाल में, बांग्लादेश में देखें और भी राष्ट्रों में देखें, जो 2016-17 में मैं बिल्कुल खरी बात कहता हूँ, भारत में भी जो फ्रीडम का जो मूवमेंट चलाया था, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ। तो इन चीजों के चलते देखेंगे कि जब जेनजी एक्टिव हो जाती है तो एक्सटर्नल कारण गौण बन जाते हैं। और अगर हम अली खमेनी की जैसे आपने बात करी, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका का कहीं ना कहीं हाथ है और हैंड इन ग्लव्स हैं इस पूरे राइचियस मूवमेंट में जो ईरान हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम ईरान के इतिहास को भी देखें और हम कंटेम्प्रेरी परिप्रेक्ष्य को भी देखें, तो हम पाएंगे कि करप्शन, नेपोटिज्म, एनर्जी क्राइसिस और इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर अनरेस्ट, ये सारी चीजें पिछले 20-30 वर्षों से 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद से लगातार चल रही हैं और प्रखर रूप में अपने आप को रिफ्लेक्ट करती रही हैं ये सारी प्रॉब्लम्स ईरान के लिए। तो वहां पर लोगों ने भी कहा इनफ इज इनफ, पर कहीं ना कहीं अमेरिका की भी गलती रही, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि 2009 में देखा जाए तो 60% जो रेवेन्यू था ईरानियन गवर्नमेंट का,
वो ऑयल एक्सपोर्ट से था। और उस समय भी प्रोटेस्ट हुए, पर प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़ी चालाकी और सेल्फिश इंटेंट दिखाते हुए ये किया कि उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया ईरान में। जबकि और सबसे बड़ी बात, साथ साथ उसी समय अरब स्प्रिंग की बातचीत चल रही थी और मुस्लिम ब्रदरहुड को भी रोका नहीं गया अमेरिका की तरफ से, प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से, जब इजिप्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था या फोकल पॉइंट था। तो मुझे लगता है कि रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट भी ये लोग खड़े हुए हैं ईरान में, पर इंटरनल जो आंतरिक सुरक्षा और जो अर्थव्यवस्था के कारण हैं वे मुख्य हैं। और फिर भी हम ये कह भी सकते हैं कि अमेरिका की जो विदेश नीति है उसका एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, वो है रिजीम चेंज। मतलब ये कि किन्हीं और मिलिट्री के रास्तों से या एस्पियोनाज के रास्तों से अगर आप किसी दुश्मन देश को नहीं परास्त कर पा रहे हैं, नहीं पस्त कर पा रहे हैं, तो वहां की सरकार को बदल दो और वहां के एस्टेब्लिशमेंट को बदल दो, जैसा कि अली खोमेनी ब्लेम कर रहे हैं अमेरिका को। मैं ये 2-3 बातें यहाँ पर कहना चाहूंगा। बिल्कुल, मनन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए टीपी त्यागी जी, सवाल आपसे कि जो यहाँ पर आर्थिक सिचुएशन बनी हुई है, किस तरह से ईरान में बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, और जिस तरह की भी स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर नाराजगी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या जो मौजूदा राजनीतिक ढांचा है उसको लेकर भी छात्र नाराज हैं, जो जेन जी है खासतौर से जो युवा हैं वो नाराज हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब प्रदर्शन हुए थे तो देखा गया था कि कई मस्जिदों में भी आग लगाई गई थी। खबरें तो यहाँ तक आ गई थी कि लोग इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं, जबकि वो धर्म नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि वो ये बता रहे थे कि जो मौजूदा वहाँ पर रिजीम है, खामेनेई है, वो उनसे नाराज है। देखिए, मस्जिद को कोई मुसलमान तो आग लगाएगा नहीं, इसको मैं समझने में कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इसका मतलब ये है कि जो ईरान में मस्जिदों में आग लगाई गई उसमें वो लोग थे जो नॉन मुस्लिम थे, और जो नॉन मुस्लिम थे उनका खोमेनी से अलग होना करीब करीब स्वाभाविक है। ईरान के अंदर 6 अपोजिशन ग्रुप्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा अपोजिशन ग्रुप है जैश अल अदल। अब जैश अल अदल में करीब करीब 10% पूरी ईरान की पॉपुलेशन के वहाँ के माइनॉरिटी सुन्नी बिरादरी है, क्योंकि ईरान तो शिया है, तो वो 10% माइनॉरिटी हैं और उसमें बलोच है। उन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया, ऐसे ही और ग्रुप है। ये ग्रुप खोमेनी से शुरू से ही असंतुष्ट थे। जो लोग असंतुष्ट रहते हैं वो दूसरे असंतुष्टों को ढूंढते रहते हैं। दूसरे असंतुष्ट एक तो थे पहले और दूसरे पैदा कर दिए अमेरिका ने, तो वो असंतुष्ट और ये असंतुष्ट मिलके इन्होंने 28 दिसंबर से बड़े भारी प्रोटेस्ट किए, लेकिन वो प्रोटेस्ट एक आयरन हैंड से दबा दिए गए। अब दोबारा शुरू हुए, और अब दोबारा कहाँ से शुरू हुए? पहले घरों से, मोहल्लों से, सड़कों से शुरू हुए थे, अब यूनिवर्सिटी से शुरू हुए, और यूनिवर्सिटी में भी शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी बिग टेक्नोलॉजी, वेरी बिग यूनिवर्सिटी इन तेहरान। और वहाँ भी शुरू कैसे हो गए कि उनको शायद इकट्ठा होने का कोई बहाना मिला, और फिर उन्होंने कहा, क्योंकि जब भी स्टूडेंट इकट्ठे होते किसी न किसी ज्वलंत इशू पे बात करते, ज्वलंत इशू ये था लो खोमेनी, ये अगेंस्ट खोमेनी। और जब उन्होंने स्टूडेंट ने अगेंस्ट खोमेनी लिया तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी बाहरी ताकत का हाथ है, ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। यानी जैसे मेरे दूसरे रेस्पेक्टेड को पैनलिस्ट ने कहा, बहुत मुमकिन है कि जैसे जयंती बांग्लादेश में हुआ या नेपाल में हुआ, यानी कि अब उसकी शुरुआत यहाँ से भी हो गई है। ठीक है, 6 हफ्ते पहले जो हालात बने थे, जो प्रदर्शन हुआ था, रत्ने द्विवेदी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदर्शन किया गया है वो उन्हीं लोगों के स्मारकों के आसपास किया गया है जो हजारों लोग प्रदर्शनकारी मारे गए थे उस दौरान, और ये कहा गया था कि वहाँ की जो सैन्य कार्रवाई की गई थी उसी में प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। इसलिए एक विद्रोह की चिंगारी यहाँ पर देखी जा रही है प्रदर्शनकारियों की ओर से 6 हफ्ते के बाद। इस दौरान विद्रोह को दबाया गया, प्रोटेस्टर्स को दबाया गया, और जो जेलों में बंद थे 400-500 लोग, उनको हैंग किया गया। लेकिन साथ ही खामेनेई ने इन 6 हफ्तों का इस्तेमाल बड़ी चतुराई से
अपने आप किलेबंदी करने में लगाया, जैसे IRGC की तैनाती, बंकर्स बनाना जहाँ जहाँ न्यूक्लियर साइट्स हैं। ये अक्टूबर में जो बंकर जहाँ पर नींव खुदती हुई दिखती थी, फरवरी में आके वहाँ पर कंक्रीट की छत बन गई है जिस पर अगर कोई मिसाइल से हमला करे अमेरिका तो उसका कोई असर ना हो। तो ये सब तैयारी करने में उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया। और अब आप देखें, जैसे ही गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकन शिप्स कोई एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पर वो पानी के अंदर माइंस उसने लगाए हुए हैं, तो वो तुरंत विस्फोट कर देते हैं। तो ये 6 हफ्तों का इस्तेमाल ईरान ने अपना मिसाइल सिस्टम, अपने फाइटर जेट्स, IRGC, इन सब की तैयारी में लगा दी। रही बात प्रोटेस्टर्स की, प्रोटेस्टर्स को दबाया गया था। जैसे मैंने बताया, 400-500 लोग जो जेल में बंद थे, वो किस अपराध में उनको हैंग किया गया ये बात बाहर नहीं आई, क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन था, इंटरनेट बंद था, लेकिन 400-500 लोगों को हैंग किया गया था और वो जेल में बंद थे। वो प्रोटेस्टर्स थे या कोई और था, इसके बारे में बात साफ नहीं हो पाई। रही बात अब जो शुरू हुआ है प्रोटेस्ट, ये फिर उन्हीं के नेटवर्क के लोग हैं जो पहले प्रोटेस्ट में शामिल थे। और ये प्रोटेस्ट कितने दिन चलेगा, क्या इसका कोई हिंसक रूप होगा? आर्थिक हालात तो ख़राब है ही हैं ईरान के अंदर। ATM तोड़ के लूट लिए जा रहे हैं, राशन लूटे जा रहे हैं। रियाल की आप देखिए, कितना रियाल का अवमूल्यन हो गया, 15 लाख रियाल जो है $1 के बराबर है। तो इस तरह कई सारे आर्थिक चुनौतियों से ईरान पिछले 2-4 सालों से जूझ रहा है। और 1979 के बाद तो वहाँ पर कठमुल्लापन ही बढ़ता गया, जो अमेरिका को नापसंद था। जहाँ तक अमेरिका की बात है, सिर्फ ईरान ही उसके लिए खाड़ी देशों में चुनौती बना हुआ था, जो उसका कहना नहीं मान रहा था। नतीजतन ये जो तैयारी अमेरिका ने की है, USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड फोर्ड और UK ने जो अपने कतर में फाइटर जेट्स तैनात किए हैं, मैराइंस जो वहाँ पर तैनात हैं, कल ही कतर के बेस पे मूवमेंट देखा गया। तो ये सब अमेरिका ने भी तैयारी कर ली है, लेकिन मस्कट में बात हुई है और जनेवा में बातचीत चल रही थी। इनका मेरा जहाँ तक ख्याल है बेनतीजा रहेगी, क्योंकि जिस पॉइंट पर अमेरिका ईरान को लाना चाहता है, ईरान वहां जाएगा नहीं। वो चाहता है कि ईरान ये का बात जेडी वेंस ने भी कही थी कि एक रेड लाइन जो खींची गई है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, उस पर ईरान मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जो व्यापारिक प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए हैं, संजीत जी, वो जरूर ईरान चाहता था कि वो प्रतिबंध हटा दिए जाएं, लेकिन अमेरिका जिस तरीके से तैयार है सैन्य ऑपरेशन को लेकर, खबर ये भी आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि एक पूरी लिस्ट बनाई गई है जिसमें सिलेक्टिव लोगों को, जिसमें खामनेई और उनका बेटा भी शामिल है। ये कहा जा रहा है कि उनका असैसिनेशन अमेरिका की ओर से किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस तैयारी में है, इस पर आप क्या कहेंगे? वंदना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की, और जो मेन उनका मकसद है, ये जो टॉक्स चल रही है, चाहे वो मस्कट में हुई हो, चाहे वो जो है और कई टॉक्स हो रही हो, ये टॉक्स सिर्फ जो है टाइम बाय कर रहे हैं दोनों पार्टी। आज तक कभी भी, पिछले साल भी जब हमने देखा कि 5 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकी थी, और जब 6ठी राउंड होनी थी उससे पहले हमला हो गया था। तो ये दोनों देशों को भी पता है, अमेरिका को भी पता है और ईरान को भी पता है कि टॉक्स कामयाब नहीं हो सकती। जो रेड लाइन है, वो रेड लाइन जो है, कोई भी अपनी रेड लाइन को क्रॉस करने को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जहां तक सवाल इस चीज का है, अगर न्यूक्लियर डील हो भी जाती है तो उसके बाद सवाल ये आता है, ईरान ये कब कहना है कि न्यूक्लियर अगर डील ईरान साइन भी कर लेता है, तो जो सैंक्शन लगा रखे हैं उसके ऊपर भी दोनों का मतभेद है, उनका नजरिया दोनों का अलग अलग है। अमेरिका कुछ परसेंटेज सैंक्शन को हटाएगा, जबकि ईरान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सैंक्शन उनके ऊपर से हट जाए। अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शन नहीं हटेगी तो ईरान क्यों डील साइन करेगा? नंबर 1 सवाल ये उठता है। तो ईरान, मुझे लगता है कि ये जो टॉक्स है ये इसी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मेन मकसद है और इजराइल का जो मेन मकसद है, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू साहब भी वहां से होके आए हैं पिछले हफ्ते, और वो ये कह के आए कि जब तक अगर ये रजीम चेंज नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप अगर न्यूक्लियर डील कर भी लेंगे, 2015 में डील हुई, 2018 में खत्म हो गई। मिसाइल प्रोग्राम पे ईरान कभी नहीं मानेगा, प्रॉक्सी जो है उनको सपोर्ट करना नहीं मानेगा। तो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है किसी तरीके से
ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाए, अयतुल्ला खमेनी को वहां से मार दिया जाए या वहां से खदेड़ दिया जाए, और जो भी टॉप लीडरशिप है, इस्लामिक लीडरशिप जो है, उनको जो है किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए, जैसे पिछले साल साइंटिस्ट को और मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया था। यही 1 पॉइंट एजेंडा। इसके लिए जो आप बता रहे हैं टारगेट, वो बिल्कुल टारगेट बनाए गए हैं, चाहे उसको मोसाद खत्म करे, चाहे CIA खत्म करे, चाहे प्रिसिशन स्ट्राइक करके जो है जहां जहां पे उनको मालूम है कि कहाँ पे ठीक है। निपुण जी सवाल आपसे है कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो वेनेजुएला जैसा कोई एक्शन लेना चाहते हैं? उनकी रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि इतना आसान नहीं होगा ईरान में इस तरह की स्ट्राइक करने का या फिर इस तरह का ऑपरेशन चलाने का जिसमें केवल खामेनेई या उनकी लीडरशिप को ही नुकसान पहुंचे। देखिए वंदना जी, मैं ये कहूँगा कि वेनेजुएला ईरान नहीं। देखिए वेनेजुएला की कंडीशन बहुत अलग थी, वहाँ पर बहुत लंबे समय से प्रेसिडेंट थे, उनकी कंडीशन जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ईरान का, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है, रेवोल्यूशनरी गार्ड जैसे उनकी फोर्स है, आपको याद होगा कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं अगेंस्ट ऑफ द जो प्रेजेंट में रिलीजियस हेड कह लीजिए, सुप्रीम लीडर कह लीजिए, खामनेई के अगेंस्ट, लेकिन अभी तक उनकी सरकार गिरी नहीं है। अभी आपको याद होगा जो प्रोटेस्ट अभी बंद हुए थे तो दोबारा भी स्टार्ट हुए हैं, उसमें जो संख्या बताई जा रही है 5-6 हजार लोग मार दिए रेवोल्यूशनरी गार्ड ने। तो इसका मतलब आप समझिए कि कितनी ज्यादा वहाँ के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की वफादारी है इन द फेवर ऑफ द खामनेई। तो ऐसे में सरकार को किसी को गिराना ये आसान बात नहीं होगी, लेकिन अमेरिका तो यही चाहता है। अमेरिका की सोच तो यही है कि अगर ईरान का जो प्रेजेंट रिजीम है वो चला जाए। देखिए अमेरिका डायरेक्ट वॉर करने में, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है। और अभी आप देखिएगा एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई, आप देखिए इजराइल के अंदर भी एक पैनिक है कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा मिसाइल से स्ट्राइक्स हो सकती हैं, अटैक हो सकते हैं। इसका बड़ा आप देखिएगा कि इजराइल ने अपने यहाँ पर जितने भी उनकी जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी उनको लगभग ताला लगा दिया है और कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इवन भारत में भी कई सारे यूनिट को एस्टेब्लिश करने का प्रयास इजराइल कर रहा है। तो ये जी बोलिए। तो ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ये बात जानता है कि ईरान को उस प्रकार से कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। बेटर यही है कि ईरान के अंदर इंटरनली क्या हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो और हम कुछ ऐसे ऑपरेशन करें जैसे हमने पहले भी देखे। खामनेई जी के अलावा अगर हम बात करें, खामनेई के अलावा ईरान के और भी लीडर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ थे, आपको याद होगा, उनको भी एक स्ट्राइक के द्वारा मारा गया था। तो उस तरह की कुछ स्टेप लेने का प्रयास, और ये बात ईरान बहुत अच्छे से जानता है। और हमने देखा 2 बार खामनेई साहब बंकर में जा चुके हैं, अभी भी गए थे और फिर जून में भी गए थे। तो मुझे लगता है उसी तरह के ऑपरेशन की प्लानिंग अमेरिका कर रहा होगा। डायरेक्ट वॉर में जाने में संकोच करेगा। जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस इंटरनल हो उतना ही बेटर है अमेरिका के लिए। बिल्कुल, जो खबरें आ रही हैं मनन जी, उसके मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सीमित सैन्य कार्रवाई के मूड में इस वक्त नजर आ रहे हैं और उसी हिसाब से वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन ईरान भी ये कह रहा है कि हम भी आपसे कमजोर नहीं हैं और जवाब दिया जाएगा। उसके लिए ईरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर यूरोपीय देशों की भी नाराजगी है और अमेरिका भी इसको लेकर नाराज है। बातचीत की टेबल पर भी जब ईरान आ जाता है उसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं होता। तो क्या अमेरिका को ईरान ने उकसाया है? और अभी आपको क्या लगता है कि कभी भी अमेरिका की ओर से कोई कार्रवाई हो सकती है युद्ध के मुहाने पर? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के नॉमेनक्लेचर को देखें, जो उनकी परिभाषाओं को और उनकी अवधारणाओं को देखें, तो हम पाएंगे कि सबसे बड़ी चीज है वो है रिजीम चेंज की। उसके बाद वो बात तो हो ही चुकी है, पर एक टर्म होता है प्रीएम्पशन। तो अगर हम प्रीएम्पशन की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका और ईरान के बीच में ये प्रीएम्पशन की जद्दोजहद चल रही है। प्रीएम्पशन का मतलब ये होता है कि अगर अमेरिका को लगता है या किसी और राष्ट्र को भी लगता है कि उसका पड़ोसी देश या फिर कोई और प्रतिद्वंदी देश उसके लिए एक थ्रेट है, खतरा है, और युद्ध की, भले ही वो एनिमी स्टेट युद्ध की शुरुआत मिलिटरीली नहीं करता हो, पर फिर भी अगर अमेरिका को या किसी और देश को लगता है कि ये युद्ध होने ही वाला है 2 दिनों में, तो इंटरनेशनल लॉ का, अंतर्राष्ट्रीय विधि की सहायता ली जाती है और उस राष्ट्र पर प्रीएम्प्टिव वॉर किया जा सकता है।
पर यहाँ पर बड़ा ही हम लोग डिस्करेज हुए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत से, उनकी विदेश नीति से, कि पिछले 1-1.5 वर्षों से वो बात कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव वॉर की, पर वो कर क्या रहे हैं वो दूसरी चीज है। वो दूसरी चीज है कोअर्सिव डिप्लोमेसी, कोअर्सिव और सेबर रेटलिंग। सेबर रेटलिंग का मतलब होता है कि आप दूर से अपनी स्वॉर्ड दिखा रहे हैं, अपनी तलवार दिखा रहे हैं, उसकी चमक से पूरी तरीके से एनिमी को डराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये काम अमेरिका नहीं कर पा रहा है। अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड की बात भी यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में भी करता था, हमास के परिप्रेक्ष्य में भी करता था, पर यहाँ ईरान के परिप्रेक्ष्य में भी कर रहा है। पर देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर इतिहास में देखें तो पर्शिया था पहले, ईरान का ओरिजिनल नाम था पर्शिया। उस पे वहां पर 2-3 आक्रांता एम्परर हुए, जरकेस और डेरियस। इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों का सिविलाइजेशनल ही कॉन्फ्लिक्ट रहा यूरोप के साथ और पूरे वेस्ट के साथ। जैसा अगर हम देखें तो बैटल ऑफ थर्मोपाइल हुई ग्रीक सिटी स्टेट्स और ईरान के बीच में, जहां पर स्पार्टा के किंग लियोनिडास ने बड़ी वीरता दिखाई और अंत में थर्मोपाइल के बाद ईरान को वापस जाना पड़ा। तो मुझे लगता है, जैसे कि अपनी बात को खत्म करता हूं मैं यहाँ पर, कि ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लोगों के लिए अनक्लियर है। और जो अनसर्टेनिटी वाली बात है, जो क्या कहते हैं कि अनिश्चितताओं वाली बात है, वो चीज पूरी तरीके से काफी हद तक परिलक्षित हो रही है अमेरिका की विदेश नीति में। और अंतिम बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ईरान के बारे में कहा गया कि ईरान के पास ये वेपनरी है, उनके पास इस तरह के कॉम्बैट जेट्स हैं, उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल भी है। पर अगर हम ईरान की सैन्य शक्ति के ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट को निर्धारित करें तो हम पाएंगे कि विंटेज 79 के वेपन्स, विंटेज वर्ल्ड वॉर 2 के, उनके पास मिग 29 हैं, मिग 21 हैं, जो एक पाकिस्तान जैसा राष्ट्र भी अगर युद्ध करे उसकी भी स्थिति आ चुकी है पिछले 1-1.5 वर्षों में, तो उसको भी ईरान नहीं रोक पाएगा। पर मुझे लगता है कि युद्ध में अब अगर ट्रम्प कुछ करेंगे तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, बस मिसाइल स्ट्राइक्स करेंगे, एयर स्ट्राइक्स करेंगे। ठीक है रत्नेश जी, लेकिन इससे पहले तो सिचुएशन बनी थी, प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से हल्ला बोला था, एक तरीके से खामेनेई पूरी तरीके से घिर गए थे। और अमेरिका ने जब कहा था कि मदद रास्ते में है, प्रदर्शनकारियों को पूरा सपोर्ट मिल रहा था और स्थिति अमेरिका के फेवर में जाती हुई नजर आ रही थी। उस दौरान क्यों ट्रंप ने कदम पीछे खींचे, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आती है? मुझे नहीं लगता किसी इंटरनेशनल ओपिनियन की डर से उन्होंने कदम पीछे खींचे। बात जहाँ तक मुझे लग रहा है, उनको उनकी सीक्रेट सर्विसेज ने बताया होगा, जो वहाँ पर उनके सहयोगी देश हैं, चाहे वो कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, जॉर्डन हो, इजराइल हो, कि अभी ये समय ठीक नहीं है, हमें 2-3 हफ्ते रुकना पड़ेगा। वही रिपोर्ट पेंटागन की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को भेजी गई कि अभी जैसे शनिवार की बात हो रही थी कि रुका जाए, फिर हम थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर उन्होंने अपना साजो सामान तैनात करने में समय लिया। इस समय अमेरिकी सेना की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी मौजूदगी ईरान के चारों तरफ हो गई है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, किसी यूनाइटेड नेशन हो या कोई और हो, इंटरनेशनल ओपिनियन की फिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद है ही नहीं। वो कोई भी मुद्दा हो, कम से कम इस सेकेंड टर्म में वो इंटरनेशनल ओपिनियन की फिक्र नहीं कर रहे। तो अगर उन्हें ईरान को एंगेज करना होगा मिलिट्रली, तो ये यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है या दूसरे देश क्या कह रहे हैं, इसकी वो फिक्र नहीं करेंगे। 6-7 ऑप्शन है यहाँ पर, जिसमें रेजाइम चेंज ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो भी आसान नहीं है। वेनेजुएला की सिचुएशन थोड़ी दूसरी थी, यहाँ कारण दूसरे हैं, वेनेजुएला में कारण दूसरे थे। और प्रोटेस्टर्स को बढ़ावा देना ये भी एक तरीका है, जिसमें खामेनेई को खुद ब खुद सत्ता से बेदखल होना पड़े और वो दूसरे देश चले जाएं। एक ये है कि ईरान जो एयर बेसेस है वहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक करे, क्योंकि उसके पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है। एक ये हो सकता है कि ईरान अमेरिका के जो 2 बड़े युद्धपोत हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, उनमें उनको कोई क्षति पहुंचाए। दोनों अपने आप में एक सेना का वजूद रखते हैं, जिसमें 100 से 125 फाइटर जेट्स होते हैं, 10,000 मैराइन्स होते हैं,
डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, सबमराइन्स होती हैं, पूरी अपने आप में एक सेना लेकर चलते हैं जो ये दो युद्धपोत हैं। इन दोनों की तैनाती ईरान के इर्द गिर्द है। फिर जो एयरबेसेस हैं वहाँ पर मौजूदगी है, या फिर अमेरिका ने जो और इजराइल ने जो पिछले साल किया था जून में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करे और एक लिमिटेड एयर स्ट्राइक करे और ये मजबूर कर दे खामनेई को कि वो सत्ता किसी और को सौंप दे या मिलिट्री वहाँ पर सत्ता में आ जाए, ये भी एक टफ ऑप्शन है, ये भी आसान नहीं है। तो ऑप्शंस तो कई सारे हैं, कौन सा चूज किया जाता है ये प्रेसिडेंट ट्रंप पे डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल से ये प्रोटेस्ट अब जो शुरू हुए हैं उसी का हिस्सा हैं जो पिछले 6 हफ्ते पहले हुए थे और फिर रुक गए थे। उसी की कड़ी में एक प्रोटेस्ट 2 कह सकते हैं हम, जो अब शुरू हुए हैं। कितनी देर तक चलता है ये डिपेंड करता है और किस तरह के क्या कोई इसमें IRGC एक्शन लेती है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उनके ऊपर बल प्रयोग करती है, या जिस तरह पिछली बार किया था कि गुपचुप तरीके से जो लेडीज प्रोटेस्टर थी उनको उठा लिया था, गुप्त स्थानों पर ले गए थे, इस तरह की कोई कार्रवाई करती है IRGC, ये देखने वाली बात होगी। मिलिट्री इंगेजमेंट वो ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। बिल्कुल संजीत जी, इस सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हालांकि बहुत अनसर्टेन है, लेकिन खामेनेई के खिलाफ क्या कदम उठा सकते हैं? क्योंकि एकमात्र जो उनका मकसद है, भले ही न्यूक्लियर प्रोग्राम का हवाला दिया जाता हो, लेकिन रेजिम चेंज वो चाहते हैं हर सूरत में। बिल्कुल वंदना जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि 1 पॉइंट एजेंडा है अमेरिका का और इजराइल का, वो है रेजिम चेंज करना। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसमें पिछली बारी जब प्रोटेस्ट हुआ था तब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रोटेस्टर्स को कहा था कि तुम जो गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह उनको ऊपर कब्जा कर लो और हेल्प इज ऑन द वे। तो वो हेल्प आई नहीं और उस चक्कर में प्रोटेस्टर्स ने सोचा कि शायद हेल्प आएगी और उस चक्कर में ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और जिसमें 7,000 से ज्यादा तकरीबन लोग मारे गए। अब वही चीज अब है, अब प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन अब ये देखना है क्योंकि इसके दोनों, अगर आप देखेंगे ये दोनों साइड प्रॉब्लम है। अगर हमला होता है, अमेरिका अगर हमला करता है कि चलो अभी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, अभी हमला करते हैं रेजिम चेंज करने के लिए, तो हो सकता है ये प्रोटेस्ट रुक जाए और अपने नेशनलिज्म के चक्कर में प्रोटेस्ट बंद कर दे और पूरा का पूरा ईरान एकजुट हो जाए। ये भी ऑप्शन हो सकता है उसके लिए। दूसरा ये भी ऑप्शन हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट को और बढ़ा दिया जाए, उस लेवल तक पहुंचा दिया जाए जहां पे उसके बाद जो हमला हो तो उसमें रेजिम चेंज डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुद ना करके प्रोटेस्टर्स ही रेजिम चेंज के चक्कर में पड़ जाए। तो मुझे लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत मुश्किल फैसला है। इसीलिए जब पिछली बारी प्रोटेस्ट हुआ था तभी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया था और इस बारी भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो अमेरिका को बड़ा सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा कि हमला किया जाए कि नहीं किया, क्योंकि हमला बैकफायर हो सकता है और अगर बैकफायर हो गया तो ये लड़ाई फिर 2 दिन या 4 दिन की चलने वाले नहीं है, ये लड़ाई लंबी खिंचेगी और अमेरिका नहीं चाहता है कि ये लड़ाई लंबी खिंचे, क्योंकि अमेरिका का इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इजराइल का होगा, ईरान तो तबाह होगा, उसमें तो किसी को कोई तो राय नहीं है। लेकिन ईरान तबाह होके भी जज़ब कर लेगा, लेकिन अगर अमेरिका के जो बॉडी बैग्स अगर जाने शुरू हो गए अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुश्किल हो जाएगी, उसी तरीके से इजराइल को मुश्किल हो जाएगी। तो ये बहुत डोनाल्ड ट्रंप साहब का और ये जो इतना प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, आप उनके जो स्टीव विटकॉफ है उनकी अगर स्टेटमेंट देखें तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैरान हैं कि इतना बावजूद होने के बाद, इतनी धमकी और इतने फौज को इकट्ठा करने के बाद भी ईरान कैप्चुलेट क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कैप्चुलेट का वर्ड यूज किया कि वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है। तो मतलब एक तरह की फ्रस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कि इतने होने के बावजूद ही अगर ईरान घुटनों पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब ईरान के पास कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर निजी, क्योंकि अयतुल्ला खमैनी साहब ने ये कह दिया, वहाँ के लोगों ने कह दिया है कि अगर लड़ाई होती है तो यूएई में जो उनके सन इन लॉ के एसेट्स हैं या उनके एसेट्स जो प्राइवेट एसेट्स हैं उनके ऊपर भी हमला किया जाएगा। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ विकल्प बहुत हैं, लेकिन कौन सा विकल्प वो चूज करेंगे वो सबसे बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम है। इसी वजह से अब तक आप देखेंगे कि स्ट्राइक नहीं हो रही और अभी सुनने में आया कि शायद थर्सडे को बातचीत दोबारा होने की संभावना है। ठीक है, हमने अमेरिका के पहलू पर तो चर्चा कर लिया, अब खामेनेई क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या विकल्प है? मनन जी, आपको क्या नजर आ रहा है?
जी, मुझे ऐसा लगता है कि खमेनी भी बातचीत जारी रखेंगे और खमेनी और जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर अरागची, उन्होंने दोनों बातें दो पैरेलल ट्रैक स्टार्टिंग से अब तक चलाए हैं। पहली बात उन्होंने ये बोली है कि ईरान डरेगा नहीं, और जिस तरीके का एपिलेशन, जिस तरह का मतलब हम परिभाषा द ग्रेट सैटर्न की दी गई है, और उसके चलते हम लोग भी, अगर अमेरिका दुश्मनी निभाता है तो हम लोग भी एनिमिटी दुश्मनी निभाएंगे ईरान के अमेरिका के साथ। और उधर जेडी वेंस ने भी ये बात बोली है, वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान घुटने नहीं टेकता है और अपना न्यूक्लियर संवर्धन नहीं रोकता है तो फिर अटैक अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर भी अवश्य भावी है। तो मुझे लगता है कि एक चीज होती है युद्ध से पहले की द फॉग ऑफ वॉर, युद्ध से पहले की धुंध, तो उसके ऊपर अगर हम आए तो ये वही स्टेज चल रही है कि एक दूसरे के साथ स्टेटमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। पर मुझे लगता है अली खमेनी और अरगाची जो बात करते हैं वो एक तरीके से गीदड़ भभकी ही है, क्योंकि अमेरिका जैसे राष्ट्र का मुकाबला करना ना तो इराक के लिए संभव हुआ, ना अफगानिस्तान के लिए संभव हुआ, और मिडिल ईस्ट का तो हम सीरिया वगैरह की रिजीम चेंज, बशर असद की रिजीम चेंज के बारे में तो हम देख ही चुके हैं जी। तो मुझे लगता है कि आगे देखिए 2-3 दिन या एक सप्ताह देखने हमें वेट करना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि ट्रंप अपना मिलिट्री ऑप्शन यूज करते हैं या नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल तय है कि अगर हम एक रिलीजियस एग्जांपल लें, छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि द बुक ऑफ डैनियल्स है बाइबल में, उसके चलते इस तरीके के ईरान और एक यूरोपियन कॉन्टिनेंटल राष्ट्र के बीच में युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। उसमें कहा गया है कि एक देश नॉर्थ से आएगा तो शायद वो अमेरिका है, और साउथ से एक फोर्स आएगी शायद वो ईरान है, और उसके बाद युद्ध अपने चरम पर पहुंचेगा, और जो चैरियट्स होते हैं, घुड़सवार होते हैं, तीर कमान, तलवार और भाले, ये ईरान की स्काईलाइन में छा जाएंगे। तो कहने का मतलब है, इसको लाइटली भी मेरी बात को लिया जा सकता है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं पर अभी फॉग ऑफ वॉर है, तो फॉग ऑफ वॉर में देखिए ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, ऐसा अभी जो हालात बने हुए हैं उसको देखकर कहा जा सकता है। लेकिन रत्नेश जी, हमने ये तो बात की कि डोनाल्ड ट्रंप 6 हफ्ते पहले नहीं चाहते थे, उनको जैसा कि आपने भी कहा, कुछ अधिकारियों ने बता दिया कि अभी ये मुफीद वक्त नहीं है, इस ऑपरेशन को लेकर थोड़ी और तैयारी करनी होगी। ईरान को भी तैयारी करनी थी, ईरान ने भी इसलिए वक्त लिया क्योंकि जब प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ था, जब ट्रंप ने धमकी दी, तो उसके बाद अब ईरान बैकफुट पर आ गया था, ईरान ने झुकने के संकेत दिए थे और उस फांसी को टाल दिया था। क्या ईरान भी चाहता था कि थोड़ा और वक्त मिल जाए तैयारी को लेकर? बिल्कुल, ईरान की तो यही मंशा थी। IRGC के जो घृणसम तरीके थे और जिस तरह से प्रोटेस्टर्स को मारा गया, अभी तो गनीमत है इस प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है इसमें इंटरनेट पे शायद बैन की खबरें अभी नहीं आई हैं, बैन लग जाएगा कुछ अगर ये लंबा चलता है तो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर हम इराक वार की बात करें, अफगानिस्तान की वार की बात करें, तो जिस तरह प्रेसिडेंट बुश ने, जॉर्ज W. बुश ने अपनी सेनाएं वहाँ पर उतारी थी और काफ़ी दिनों तक एंगेज रहे, सद्दाम हुसैन पकड़े गए, उनको हैंग किया गया, फिर वही काम लीबिया में किया गया हुस्न मुबारक के साथ, वही काम इजिप्ट में, और वही काम लीबिया में किया गया कर्नल गद्दाफी के साथ। ये भी एक ऑप्शन है क्योंकि अमेरिकन एजेंसीज को और इजरायली एजेंसीज को इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज है, और पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह जनरल सुलेमानी को मारा गया, जिस तरह 8-10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया, जिस तरह तमाम सारे ईरान के पॉलिटिकल लीडर्स को मारा गया, तो मोसाद और CIA के पास ये पूरी क्षमता है कि वो ईरान के अंदर जाकर अगर ये ऑपरेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है जो 6-7 ऑप्शन पे विचार हो रहा है। और साइट्स जो आपने कही वो तो बिल्कुल सही बात है, वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, चाहे वो लिमिटेड ऑपरेशन हो अमेरिकन एयरफोर्स का या फिर वो एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हो, कुछ ना कुछ तो होगा, और ये प्रोटेस्ट जो है वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। संजीव जी, रजा पहलवी की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, या फिर जो अमेरिका चाहता है कि खामेनेई को हटा दिया जाए और उसके बाद एक नई वहाँ पर पावर को स्थापित किया जाए?
वंदना जी, रजा पहलवी का जहां तक सवाल है, वो अभी तक, क्योंकि वहां पे जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो अमेरिका का चुना हुआ प्रेसिडेंट बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जो है कोई खुल्लम खुल्ला ये बात नहीं कही है कि जो है खमेनी के हटाने के बाद जो है रजा पहलवी को बनाया जाएगा। तो वो अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये देखना होगा कि रजा पहलवी का, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ जो है प्रोटेस्टर्स ने वो सवाल उठाया है या उन्होंने आवाज उठाई है कि रजा पहलवी को जो है प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, पर रजा पहलवी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी के ईरान में जो है लोग मंजूर करेंगे। तो इसलिए जो है खमेनी की जगह कौन होगा वो अभी तय करना मुश्किल है। ये सवाल इसलिए था संजीव जी, क्योंकि अभी हाल ही में बांग्लादेश में देखा गया है कि 17 साल के बाद जब तारिक रहमान की वापसी होती है तो वहां पर भी पहले इसी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे और बांग्लादेश की स्थिति भी लगातार खराब हो रही थी। तो रजा पहलवी क्या एक उम्मीद बनकर आएंगे? इस तरह की बातें हो रही हैं, इसीलिए चर्चा को मैंने इस दिशा में ले जाने की कोशिश की। नहीं, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है। रजा पहलवी के आने की बातें की चर्चा हो रही है और रजा पहलवी खुद भी आना चाहते हैं, लेकिन रजा पहलवी बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब तय करेंगे, क्योंकि जब रजीम चेंज करेंगे तो ये तो अमेरिका के ऊपर डिसाइड करेगा कि वो किसको लेके आते हैं और वो उसको लेके आएंगे जिसकी फॉलोइंग भी हो। अभी इनका जो रहमान साहब का, आपने तारिक रहमान का जो एग्जाम्पल दिया है, उसके दो कारण थे जिसमें लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। सबसे पहला कारण ये था कि कुछ दिन पहले ही उनकी मदर, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी और प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, उनका देहांत हुआ था, तो इसलिए एक तरह की सिंपैथी वेव थी जिसके लिए तारिक रहमान साहब को इतनी वोटें मिली। दूसरी चीज है, जो अनदर मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, जो एक राइवल पार्टी थी बीएनपी की अवामी लीग, उसको जो है वहां से बिल्कुल डी रजिस्टर कर दिया गया और उसको बैन कर दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये लड़ाई जो थी बीएनपी और जमायते के बीच में लड़ाई थी, इसलिए बीएनपी का क्योंकि एक मॉडरेट चेहरा था तो इसलिए जो माइनॉरिटी थी बांग्लादेशी, उन्होंने भी तारिक रहमान को वोट दी। लेकिन तेहरान का केस टोटली डिफरेंट है। तेहरान में एक रेवोल्यूशन हुई थी, रेवोल्यूशन के बाद शाह ऑफ ईरान को वहां से भागना पड़ा था और पहलवी उन्हीं के बेटे, ये तो बहुत छोटे थे तो इनको तो इतना तेहरान के बारे में पता नहीं है। लोगों को जो नई जनरेशन, उन्होंने नाम सुना है, अदरवाइज इनका जो है रजा पहलवी का इतना ज्यादा मुझे लगते नहीं फॉलोइंग होगी। तो ये, हाँ, ये जरूर है कि अगर अयतुल्लाह खमैनी की जगह किसी का नाम ले लें तो चलो फिलहाल हम रजा पहलवी का नाम ले लेते हैं, लेकिन उनके हटने के बाद, खमैनी साहब के हटने के बाद कौन आएगा वो कहना बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है वो जो भी आएगा वो प्रो अमेरिकन होगा और उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब डिसाइड करेंगे, जिस तरीके से वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो आने वाले समय में बताया जाए। ठीक है मनन जी, हम बात करेंगे अब खामेनेई को लेकर, क्योंकि जिस तरह से उनके मूव्स हैं, वो कभी ये खबर आती है कि वो रूस भागने की फिराक में है, वो पूरे परिवार के साथ भाग जाएंगे, उनको इस बात का खतरा है कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है या फिर वेनेजुएला जैसी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, वो पब्लिकली ये कहते हैं कि झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका को सबक सिखाएंगे, उनके पास इतनी ताकत है, वो ये बताते हैं। और तीसरी चीज़ ये, जब प्रदर्शन होते हैं तो ये भी दिखाने की कोशिश की जाती है, प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह के प्रोटेस्ट भी होते हैं जो सरकार के फेवर में होते हैं, यानी सुप्रीम लीडर के फेवर में होते हैं। तो क्या खामेनेई कंफ्यूज हैं या फिर वाकई उनकी कोई इस तरह की स्ट्रेटजी आपको नजर आती है जो काम कर सकती है? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, बहुत ही जनरल बात मैं रखूँगा कि जिस तरीके से सद्दाम हुसैन एक खड्ड में पाए गए थे 2003 अप्रैल 24 को, और अमेरिकन ने उनको कैद किया था, उनके ऊपर मुकदमा चला था और उसके बाद उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। और सेम उसी प्रकार से आज का जो चर्चा में सोशल मीडिया में बहुत हो रही है वो है न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स की। तो उसमें ये बताया गया कि हिटलर भी किस तरीके से बिल्कुल अपनी एक रिवरी में चले गए थे, उन्होंने अपनी वाइफ को अपना वेडिंग गाउन पहनाया और दोनों ने वहां पर आत्महत्या कर ली। तो मैं इतना मतलब डरावना परिप्रेक्ष्य मैं खोमेनी या ईरान के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, पर आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि खोमेनी भी कहीं पर किसी और राष्ट्र में जाकर शरण लेंगे, रिफ्यूज लेंगे, जैसा कि बशर अल असद ने किया। और सद्दाम हुसैन का पूरा सपोर्ट बेस खत्म हो गया था तो वो कहीं जा नहीं पाए, और क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी डिक्टेटर थे, राष्ट्रवादी निरंकुश थे, तो उन्होंने मरना या एक तरीके से अपनी फ्यूचर को, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना माना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक आध वीक रुकना पड़ेगा, एक सप्ताह रुकना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा
कि ईरान किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच का जो क्राइसिस है कैसे सॉल्व होता है। पर सबसे बड़ी बात में यहाँ पर मुझे ये लगती है कि पिछले कुछ वर्षों से, मैंने पहले भी एक शब्द यूज किया, प्रेसिपाइस, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 3 की जो धारणाएं हैं, उसके जो चांसेस हैं, वो धीरे धीरे विश्व की किसी भी रीजनल वॉर से आ जाते हैं। भले ही वो यूक्रेन रशिया का वॉर हो, हमास इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो, या ईरान की अब बातचीत हो, तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल संस्थान है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इसका कहीं ना कहीं जवाब निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि वर्ल्ड हर बार जब भी कोई मिसाइल ताना जाता है, रशिया कुछ धमकी देता है, चीन कुछ धमकी देता है, और अमेरिका एक बार अपने कदम बढ़ाकर फिर पीछे हटा लेता है, और इजराइल के नेतान्याहू जाते हैं और वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ बात कर सकते हैं रेड लाइन की भी, पर इससे होता ये है कि अगर सारे राष्ट्र अगर आगे जाकर किसी वैश्विक युद्ध में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि रशिया, चीन, अमेरिका और ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, तो एक तरीके से ये एक दावानल और एक त्रहीमाम की स्थिति पूरे विश्व के सामने और वेस्ट एशिया के सामने खड़ी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम ईरान के बारे में, हम खामेनेई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो खामेनेई जो 1989 से ही लगातार जो पावर में है, और ये कहा जाता है कि उनकी जो लीडरशिप होती है वो अपने जो उनके लॉयल जो अधिकारी होते हैं, जो लोग होते हैं, उन्हें ही वो जिम्मेदारी देते हैं। अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं। क्या एक नया उत्तराधिकारी चुनकर वो एक नया विकल्प ला सकते हैं जनता के सामने? क्योंकि जो आर्थिक स्थितियों को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस पर तो ईरान को सोचना पड़ेगा। ईरान के जो आंतरिक हालात हैं उसको सुधारने की बात तो उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि भले ही वो अमेरिका को कह रहे हो कि हमारे इंटरनल मामलों में आप दखल मत दीजिए, लेकिन वहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं वो तो सवाल पूछ रहे हैं ना सुप्रीम लीडर से। वंदना, 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई और जिसमें रजा शाह पहलवी का, इनके फादर थे रजा पहलवी, उसके पहले उनका शासन था। रजा शाह पहलवी को बचपन में ही देश छोड़ के भागना पड़ा जब वहाँ पे खुमैनी आ गए। खामेनेई तो ये हैं, ये खुमैनी थे जिन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक कठमुल्लापन लागू किए रहा। आप 1979 जो मैंने कहा था, आप 1979 के पहले की कोई भी फैशन मैगजीन या पॉलिटिकल मैगजीन उठाकर देखें ग्लोबल लेवल की, तो जो रहन सहन तब था 1979 के पहले, और जो ट्रेंड था गर्ल एजुकेशन को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, वो अब नहीं है। 1979 के बाद वो तमाम सारे कठबुल्लापन आ गए और तमाम सारी धार्मिक अंधापन आ गया ईरान के अंदर। लेकिन जो खामेनेई हैं, अब उनकी एज काफ़ी हो चुकी है, उनका पॉपुलैरिटी लेवल बहुत ड्रॉप डाउन हुआ है, और आर्थिक दुर्दशा, क्योंकि ज़्यादातर डिपेंडेंसी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज पे थी ये ऑयल एक्सपोर्ट की वजह से, तो वहाँ तमाम सारे बैन लगे हुए हैं, जिससे वहाँ आर्थिक दुर्दशा जैसी कंडीशन बनी हुई है। लोगों के पास ऑप्शंस क्या है? वो चाहते हैं कोई लिबरल गवर्नमेंट आए, और इसके लिए उन्हें ऑप्शन देखते हैं रजा पहलवी। रजा पहलवी बनते हैं या नहीं बनते, या उनमें से कोई मिलिट्री शासक बनता है, या जो खामेनेई उत्तराधिकारी चुन रहे हैं उनको बनाया जाता है, ये सब तो एक ऑप्शंस है। लेकिन मेरे ख्याल से इन प्रोटेस्ट के बाद जो आज शुरू हुए हैं, कोई ना कोई डिसाइसिव एक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप लेंगे, वो चाहे मिलिट्री का ऑप्शन हो, रजीम चेंज का हो, या कुछ और हो। ये कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की बात है बस। बिल्कुल बिल्कुल संजीत जी, क्योंकि प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं और हत्यारा खामेनेई बता रहे हैं, तो ये प्रदर्शनकारियों का एक आप समय और जो जगह उन्होंने चुनी है वो भी गौर करने वाली है, क्योंकि जो मृतक प्रदर्शनकारी हैं उनके स्मारकों पर जाकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी जो आग पहले धधक रही थी उसी को ये अब शोला बनाने की तैयारी में है। बिल्कुल वंदना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो 40 साल की जो मॉर्निंग थी, उसके बाद ये जो है सैटरडे को इन्होंने ये शुरू किया, वहाँ पे इकट्ठे हुए, और जिस तरीके से ये नारे लगा रहे हैं डेथ टू खमेनी और उसको मर्डरस डिक्टेटर बोल रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 1970 जब से ये आए हैं 79 से आप देखें कितने प्रदर्शन में कितने लोग मारे जा चुके। लेकिन एक चीज हमको वंदना जी समझनी पड़ेगी कि अयतुल्लाह खमैनी को चेंज करना इतना आसान नहीं। आप उनको मार सकते हैं लेकिन आइडियोलॉजी को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि आप देखिए ये जो IRGC है
ये जो है एक उस पे सोच पे बनाई गई है। और ये अयतुल्लाह खमैनी की बहुत लॉयलिस्ट है। और ये 1,80,90,000 लोग हैं, जिसमें इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है। तो अगर आप रजीम चेंज कर देते हैं या अयतुल्लाह खमैनी को मार देते हैं या उनको किडनैप कर लेते हैं या वो छोड़ के जाते, तो ये जो 1,80,90,000 जो फौज है, जो टोटली डेडिकेटेड है, लॉयलिस्ट है खमैनी की, इसको कैसे कंट्रोल करोगे? इसको कंट्रोल करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जब आप लड़ाई लड़ोगे तो अमेरिका को इस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि IRGC बिल्कुल तैयार बैठी है। वो सिर्फ वेट कर रही है ऑर्डर्स का, अयतुल्लाह खमैनी का। और जैसे ही ऑर्डर्स मिलते हैं, जितने मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिकन मिडिल ईस्ट में और इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले होंगे। और यही सबसे बड़ा डर है जिसकी वजह से आज तक डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछले 1.5 महीने से शोर मचा रहे हैं। कभी 10 दिन का नोटिस देते हैं, कभी 15 दिन का देते हैं, कभी कहते हैं कि हेल्प इज ऑन द वे, दिखाते हैं, धमकी दिखाते हैं। लेकिन मनन जी, डोनाल्ड ट्रंप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो समय ले रहे हैं। क्या वो एक तरीके से फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब वो कहते हैं कि 8 युद्ध उन्होंने रुकवा दिए, जो पूर्व के प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका में, उन पर वो आरोप लगाते हैं कि उनकी वजह से ये युद्ध शुरू हुए थे। वो शांति दूत खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते नहीं है कि उन्हें इतना बड़ा कोई सैन्य ऑपरेशन करना पड़े या फिर युद्ध की स्थिति में अमेरिका पहुंच जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो रणनीति है, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्हें एक शांति दूत के रूप में देखा जाए और जो युद्ध अमेरिका में होगा भी या जो कार्रवाई होगी वो सीमित हो। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हाँ। मैं अपनी पुरानी बात पे फिर आऊंगा बस 1 मिनट के लिए कि प्रीएम्पशन मतलब ये कि अमेरिका ये डिक्लेयर कर चुका है अंतर्राष्ट्रीय विधि के थ्रू कि अगर ईरान से उन्हें कोई खतरा होता है और कोई हादसा होता है वर्ल्ड पीस का, शांति का, कामरादरी का, स्टेबिलिटी का, तो अमेरिका कदम उठाएगा। तो ये काफी डिबेटेबल बात भी है। उसके अलावा मैं ये बात कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब आए अपनी सेकेंड रिजीम में जनवरी 2024 में, तो उन्होंने उनकी जो विदेश नीति का जो प्रमुख घटक रहा वो ये रहा आइसोलेशनिज्म। क्योंकि अमेरिका के बारे में हम ये जानते हैं, पूरे इतिहास को उठा लें और करंट हिस्ट्री को भी उठा लें, तो इंटरवेंशनिज्म मतलब इंटरफेयर करने का जो अधिकार अमेरिका ने अपने लिए एरोगेट कर रखा है, उसका एक रिवर्सल किया, रिवर्सल करने का या झूठ बोला या रिवर्सल करने का एक प्रयास किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर हम देखें तो बहुत बड़ी ट्रेजेक्ट्री है और ईरान इससे रिलेटेड है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अमेरिका को विड्रॉ किया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जगपोआ, जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ न्यूक्लियर जो था, जो ईरान के साथ P5 कंट्रीज ने साइन किया था, उससे अमेरिका विड्रॉ कर गया। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका विड्रॉ कर गया। और नाफ्टा वगैरह में जो उठापटक चल रही है और जो टैरिफ की जो पूरी वैश्विक उठापटक चल रही है, उसकी भी बात उस बात को भी हम ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ट्रंप की विदेश नीति में, क्योंकि आप ट्रंप की बात कर रही हैं मैम, ट्रंप की विदेश नीति में कहीं ना कहीं विरोधाभास है कि वो लोग वो चाह रहे थे कि जिस तरीके से अमेरिका ने 1787 में अपने आप को यूरोप से पूरी तरीके से आइसोलेट कर लिया 200 साल पहले, और कहा गया और अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स ने बोला कि सबसे पहले अमेरिका विश्व का सार्वभौम राष्ट्र बन के उभरेगा, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली बहुत पावरफुल कंट्री बन के उभरेगा। उसी के बाद अमेरिका वर्ल्ड में इंटरफेयर करेगा। यही नीति जो हम मिस करते हैं, यही नीति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई। और उसके चलते उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सिटाडल को बंद कर देगा, अपने लोहे के ड्रॉ ब्रिज को बंद कर देगा और वापस से मागा को अचीव करेगा, अमेरिका फर्स्ट को अचीव करेगा। जो दबाव इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर है, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है उनकी रणनीति में भी, और वो खुद को भी जिस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दुनिया भर में अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, उससे भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। इसीलिए वो अभी थोड़ा समय ले रहे हैं ईरान पर हमले से, और सैन्य ऑपरेशन किस तरीके से सीमित हो सकता है, इस रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।